नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। ये अंतिम समय है, कुछ दिन बचे हैं आप लोगों के रीट मेंस यानी कि ग्रेड 3 का एग्जाम होने में। तो इन अंतिम दिनों में भैया तैयारी में कोई कसर छोड़ना मत, रिवीजन दम लगा के करना, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अपनी अध्ययन सामग्री को पढ़ते जाना। जो चीजें अब तक पढ़ते आए हो उसे रिवाइज करो, बार बार पढ़ो। ज्यादा कंटेंट पढ़ने से बेहतर है ज्यादा बार रिवीजन किया जाए, उस कंटेंट को ज्यादा बार पढ़ा जाए। मान लीजिए 10% सवाल ऐसे आए एग्जाम पेपर के अंदर जो हमें नहीं आ रहे हैं, तो मानकर चलो वह 10% सवाल जो आपको नहीं आ रहे हैं तो वो किसी को नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो 90% सवाल है उसमें से हमें जो है बाजी मारनी है और इस तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंदर राजस्थान के उद्योग। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के उद्योग। अब देखो, राजस्थान के उद्योग, कृषि, ये सब क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक के टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इकोनॉमिकल आंकड़े जो पूछे जाते हैं वो मैं ऐसा करूंगा कि कल आप लोगों के, जैसे मैं उद्योग पढ़ा लेता हूं पूरी तरीके से, फिर कल की क्लास के अंदर अपन इकोनॉमिकल आंकड़े भी जो है वो भी शामिल कर लेंगे कि कैसे आप लोगों को क्या चीजें याद करनी है। अभी लेटेस्ट में एक प्रश्न बना था कि सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कौन सी चीज शामिल है, तो उसमें अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग वस्तुएं शामिल है। तो ये सारी चीजें अपनी पुस्तक में भी जो है दे रखी है। जैसे कि अभी आपके लिए लेटेस्ट में 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की जो अपन ने गाइड दिया ना, डिटेल, किसी को डिटेल पढ़नी हो तो भाई साहब उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर आप लोग देखोगे ना, वरिष्ठ अध्यापक की जो डिटेल पुस्तक दी है इस बार गाइड, भाई साहब दिल जीत लेगी आप लोगों का वो पुस्तक, क्योंकि बहुत शानदार कंटेंट उसके अंदर दिया गया है। कुछ भी बाहर जाने की संभावना नहीं है उसमें से। तो वही उसी पुस्तक में से, जैसे कि वन लाइनर, जेजीडी वन लाइनर है ना, उसमें तो अपन क्या है कि बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के अनुसार उसको जो है अपन बड़ी पुस्तक बनाने की कोशिश नहीं करते कि अंतिम समय पे रिवीजन हो जाए, उसको ध्यान में रख के देते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिकल आंकड़े वगैरह जो चीजें हैं ये ऐसी, ये कल वाली क्लास में मैं आप लोगों के शामिल कर दूंगा, तो आप लोगों की ये भी चीजें कवर होती चली जाएगी। बाकी वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो वो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो आज शुरू करा, पहला इकोनॉमिकल आंकड़ा हूं शुरू करा। के बाद में अपा जो है देखो, सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है आप लोगों के? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है सबसे आप लोगों के मुख्य जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो चलो टाबर पढ़ा गया, शुरू करता क्लास। ओके चलिए देखो, ये यदि आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोगों को पूछा जा सकता है 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार जो है योगदान। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, उद्योग का कितना है? 27.16%। कितना है उद्योग का? 27.16%। कृषि का है 26.92 और सेवाएं जो है सर्विसेज वो है 45.92। यानी सबसे ज्यादा पूछेंगे तब तो सर्विसेज, सेवाओं पे चले जाओगे आप, फिर जो है आप लोग 2nd नंबर पे उद्योग को पाओगे और 3rd नंबर पे कृषि को। तो ये डेटा सीधा याद रखना है। इसके अलावा कुछ डेटा जो इकोनॉमिक के हैं वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि उद्योग क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन, उद्योग क्षेत्र में आप लोगों को ध्यान रखना है 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर, 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 5.77% की वृद्धि देखी गई है। कितनी वृद्धि देखी गई है? 5.77% की वृद्धि देखी गई है। और साथ ही ध्यान रखोगे कि इसके अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण क्षेत्र की सम्मिलित है। ठीक है, उद्योग का स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए वर्ष 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में कितना हो गया? 2.33 लाख करोड़। यानी परसेंटेज में पूछेंगे तो 4.22% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है, जिसको CAGR मतलब CAGR ये दर्शाता है, चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर जो है कितनी? 4.22%। अब देखो, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जीवीए जो है वो वर्ष 2011-12 के 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितनी हो गई? 4.26 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 9.17 प्रति वर्ष जो है प्रतिशत प्रति वर्ष CAGR की वृद्धि को दर्शाता है। यानी इसमें से एक तो ये ध्यान रखना आपको 9.17 और एक ये ध्यान रखना है 4.26 लाख करोड़ रुपए हो गया,
और फिर एक क्या ध्यान रखोगे, 4.22% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकल आंकड़े क्या है, आप लोगों को ऐसे वो प्रश्न की लैंग्वेज में दे सकते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि यही पूछे जाएंगे आपके रीट मेंस के अंदर, मैं बताऊं तो इनके इकोनॉमिकल आंकड़ों के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये स्पेशली या तो इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं, या फिर कोई आरएस लेवल का एग्जाम है या फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता लेवल का एग्जाम है, उसमें पूछे जाने की संभावना बनती है अच्छी खासी। लेकिन यहां पे आप लोग सिर्फ नजर मार लो कि हाँ, एक बार सुन लिया, 2 बार नजर मान ली, आप लोगों का काम हो गया, फिर आप गलत नहीं करके आओगे। इतना तो मुझे विश्वास है कि इतना ध्यान दिया आप लोगों ने, फिर आप गलत तो नहीं करके आओगे। ठीक है, अब बात क्लियर होगी क्या, अब बात समझ में आ गई। ठीक है, इनके बाद में चला आपा उद्योग पढ़ना, पहला बेसिक चीजा पढ़ना, इनके बाद में सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना। ठीक है, सारी पीडीएफ बेटा कल दे दूंगा। अब तक मैं बहुत ज्यादा जो है बिजी था, और आप लोगों को पता है कल से विंटर वेकेशन पढ़ रहे हैं, शीतकालीन अवकाश है, तो उसमें आप लोगों के जितनी अभी जो है 8-10 क्लासों की आप लोगों के जैसे पीडीएफ बाकी होगी, तो वो सारी की सारी आप लोगों को कल मैं उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। और मैं मारे पढ़े रखे क्या करा पीडीएफ, ये तो देनी है, और जो सेव करियो डिब्बे तो देनी है। ठीक है, तो वो व्यस्तताओं की अति चल रही थी। ठीक है ना, और व्यस्तताएं तो रहती है। मेरा तो मानना है कि आदमी जितना व्यस्त है उतना ही मस्त है, क्योंकि फिर उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती। आदमी मेहनत करना जानता है, व्यस्त रहना जानता है, तो न तो वो कभी किसी बुरी संगत में पड़ सकता है, और न उसके अंदर कोई भी उल्टू फुलटू विचार आ ही नहीं सकते। तो आदमी जितना व्यस्त है उतना ही मस्त है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान के अंदर उद्योग में आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, यदि ये पूछेंगे तो ध्यान रखना 36 है, और उप जिला केंद्र कितने हैं, 8 है। उप जिला केंद्र कितने हैं, 8। और उप जिला केंद्र आप लोगों को बढ़िया ट्रिक से याद करा देता हूं, कैसे, सुवानी, मक्की, एफबी, बाला। क्या याद रखना है, सुवानी, मक्की, एफबी, बाला, बस ये याद रख लेना। तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि डायरेक्ट याद रखो, कई बच्चे जो होते हैं उन्हें ट्रिक याद नहीं होती, तो ट्रिक याद नहीं होती तो आप लोगों को ट्रिक की तरफ देखना ही नहीं है, फिर तो आप लोगों को क्या डायरेक्ट याद रखना है। और फिर क्या होता है कि ये भूल रहे हो आप, ऑप्शन में आप लोगों के निकल रहे हैं, तो भाई साहब सीधे याद होते हैं ट्रिक माते के, सुहानी, मक्की, एफबी, बाला। कौन कॉल कर रहा है, पढ़ाने दो रहे, सुहानी, मक्की, एफबी, बाला। अब सुहानी, मक्की, एफबी, बाला में ये क्या है, उप जिला केंद्र है। तो सबसे पहले आप यहां से निकाल लो भैया, टू से आ जाएगा आप लोगों के सुजानगढ़। क्या आ जाएगा, सुजानगढ़, टू से सुजानगढ़। फिर आ से आप लोगों को लेना है आबू रोड। ये आबू रोड वही है जो माउंट आबू आप कहते हो ना, तो माउंट आबू तो बसा हुआ है ऊंचाई पर, चोटी पर, लेकिन माउंट आबू जाने का रास्ता जो है वो आबू रोड होके ही जाता है, सिरोही जिले के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, फिर यहां से नी से आप लोगों को लेना है निमराना। क्या लेना है, निमराना लेना है। फिर आप लोग यहां से ले लो निमराना के बाद में मकराना, मकराना। ठीक है, निमराना के बाद में मकराना। फिर यहां से आप ले लो भैया किशनगढ़। क्या ले लो, किशनगढ़ ले लो। फिर ये एफ और बी, तो एफ से एक तो लेना फालना। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फालना एक औद्योगिक नगरी है। ठीक है, कस्बा है वैसे तो, टाउन है, लेकिन फिर आप लोगों को ध्यान रखना औद्योगिक नगरी। बी से ले लो भैया बी अवेयर। ठीक है, गुरुजी ब्यावर होता है, बी अवेयर बोल रहे होते, तो टाबरो यहां है कि पहला इंगो नाम है नहीं बी अवेयर ही हो, कि अंग्रेज अटे रहता था, ध्यान है नसीराबाद, अजमेर, ओ वाला क्षेत्र इम रहता अंग्रेज। और इन आड़े पाड़े जो है मेर वगैरह बाहुल्य क्षेत्र हो, मेर वगैरह के अंग्रेजा ने ठोक देता। तो जो भी अंग्रेज ठोकियोड़ा, जिन ठोकियोड़ा नहीं, दूजा अंग्रेज जी को आता बिन कहता कि बी अवेयर। यहाँ पे जो है भैया ट्राइब्स एरिया है ये, बी अवेयर। थोड़ी सी आप लोगों को अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, बी अवेयर। तो फिर अपने आसपास के लोकल लोग जो थे ना, तो के अंग्रेज एक दूजा इस क्षेत्र में मिला नहीं, जने मतलब एक नाम जिक्र करे कि बी अवेयर के यानी कि ये जो है इस क्षेत्र में बी आवे। ठीक है, मतलब मारवाड़ी में क्या होगा, बी आवे, डरने में क्या बी आवे, मन तो बी आवे, तो के इस क्षेत्र में आवे नहीं, जन क्या बी आवे। तो बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर। अपा देशी भाषा में कर दिया बी अवेयर रो, अपा कर दिया ब्यावर। यह नाम पड़ी हुई ब्यावर को। ठीक है, ब्यावर का नामकरण इस तरीके से हुआ है, बी अवेयर, तो क्या ब्यावर।
इस तरीके वो नामकरण हुआ है, ध्यान रखियो, काम की जानकारी है। ठीक है, और बाला बाला वाला का मतलब क्या है? बालोतरा, बालोतरा। तो देखो एक तो तरीका ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दूसरा है भैया ये डायरेक्ट ही याद करो, सीधा का सीधा, और ये तो याद हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ये तो सारा का सारा याद है। एक जयपर, एक बच्चा कमेंट कर रहा है जयपर, हाँ तो जयपर को तो जयपर ही बोलते थे पहले, जयपर ही था नाम, इसका तो बहुत चरणों में अलग अलग चेंज हुआ है। ठीक है, पुराने लोग तो अभी भी जयपुर जाते तो यूं ही कहे जयपुर जावा कर जावा जयपुर। बालोतरा को अभी यहाँ पुराने लोग बोलते वालतरे। ठीक है, सुमेरपुर को बोलते समेरपुर। तो ये तो चीजें भैया पुरानी चली आ रही है। ठीक है, रिवीजन का दौर अब आप लोगों के जो है 2-4 मैराथन क्लासें भी देंगे, जनवरी के अंदर देंगे, तब तक जो है ये शीतकालीन अवकाश आया ना, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के क्लासेस खींच लें। शनि रवि तो आप लोगों के वीकेंड पे तो मैं छुट्टी रखूंगा, क्योंकि वीकेंड पे मुझे कुछ काम है। और फिर जो है आपके सोमवार से जो सप्ताह शुरू करेंगे ना, उसमें आप लोगों के भैया मैं कोर्स खींचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उसमें जो है यदि संभव हुआ, पहले नहीं कह रहा हूं, यदि संभव हुआ तो दिन की 2 क्लास भी दे सकता हूं, लेकिन उसकी सूचना आप लोगों को टेलीग्राम पे दी जाएगी। और ये कोर्स खींचने का मतलब यूं है कि कोर्स इसलिए खींचे, दिन की 2 क्लास दे दी, मान लो कोर्स खींच लिया, तो फिर आप लोगों के जो है रिवीजन की 2-4 मैराथन अच्छी वाली क्लासें दे देंगे, जिनमें से संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेगी प्रश्न बनने की। देखो प्लानिंग तो मैं पूरी लेकर चलता हूं, लेकिन समय, परिस्थितियां और बहुत सारी चीजें होती है, दशाएं सब अनुकूल होनी जरूरी है, तभी वो प्लानिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाती है। ठीक है, वैसे तो लंबी, देखो प्लानिंग लेके चले तभी तो ये कोर्स इतना इस तरीके से पूरा हो पा रहा है, नहीं तो हो पाता क्या, इतना संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है इतना सिस्टेमेटिक तरीके से। मतलब पढ़ने की एक लय बनी रहे, सिस्टेमेटिक तरीके से बच्चों को पता भी है कि नियमितता बनी रहे, वो चीज जरूरी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है वो ध्यान रखना है। एमएसएमई नीति भी जारी हुई है, जो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा एमएसएमई नीति, उसमें बता दूंगा मैं आप लोगों को। नई एमएसएमई नीति के अनुसार इन उद्योगों के दायरे में संशोधन कर वृद्धि कर दी गई है, यानी नवीनतम जो उद्योगों का दायरा जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो सूक्ष्म उद्योग का ध्यान रखना है, लघु का और मध्यम का। सूक्ष्म उद्योग में कौन सी मतलब कितना क्राइटेरिया रहता है, तो इसमें कम से कम निवेश तो हो 1 करोड़ रुपए का और कारोबार हो कम से कम 5 करोड़ का। ठीक है, निवेश कम से कम 1 करोड़ का हो, 5 करोड़ का कारोबार व्यापार करते हैं, तो उसे जो है सूक्ष्म उद्योग के अंदर रखा जाता है। लघु में कौन आते हैं, जिसमें निवेश कम से कम 10 करोड़ रुपए का हो और कारोबार 50 करोड़ रुपए तक का हो, तो वो आ जाता है भैया आप लोगों के लघु उद्योग के अंदर। और मध्यम में कौन से आ जाते हैं, मध्यम में आ जाते हैं आप लोगों के 50 करोड़ रुपए का तो हो निवेश और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो, तो वो आ जाते हैं मध्यम के अंदर। ठीक है, फिर ब्रैकेट तो इससे बाहर हो गए, इनसे एमएसएमई से, तो ये आप लोगों को क्राइटेरिया ध्यान रखना है, सूक्ष्म कौन से, लघु कौन से और मध्यम कौन से। सूक्ष्म, लघु और मध्यम ही एमएसएमई के अंदर आते हैं, ये आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है। ये क्या क्राइटेरिया ध्यान रहना जरूरी है, यही चीजें है। देखो सीधी सीट बात है कि घबराने की जरूरत नहीं है कि माहौल बना दे कोई कि पेपर बहुत कठिन आएगा, ये आएगा फलाना ढिमका, कुछ नहीं। जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। आप लोग मान लीजिए कि 24 घंटे में से 8-10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, तो पढ़ तो रहे हो ना। ऐसे तो है नहीं कि आप सिर्फ जो है अभी तक वर्णमाला ही पढ़ने बैठे हो या एबीसीडी पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो। आप लोग ऑलरेडी अच्छी चीजें ही पढ़ रहे हो, है ना। अब वो कंपटीशन तो रहा ही नहीं, पहले वाला 2-3-4 साल पहले चलता था, वो वाली बात तो है ही नहीं कि भाई आप लोग जो है बिल्कुल ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हो। वो उस समय देखो 2011-12 के पेपर देखोगे तो बिल्कुल ही आसान आते थे, फिर धीरे धीरे स्तर बढ़ने लगा। अब 2025 भी जाने वाला है, दिखती बात है स्तर बढ़ेगा, कंपटीटर भी बढ़े हैं, कंपटीशन भी बढ़ा है, ट्यूटर भी बढ़े हैं, सोर्सेज भी बढ़े हैं पढ़ने के, तो दिखती बात है कि ये चीजें आप लोगों को भी अपग्रेड होना है और आप अपग्रेडेड ही पढ़ रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं। और हर एग्जाम के अंदर, हर पेपर के अंदर 5 से 10% सवाल ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए देखने को मिले या यूनिक है, तो वो सभी के लिए यूनिक है, उसकी क्यों टेंशन लेनी है। अपने तो वो जो 90% सवाल है जिन पे अपन ने मेहनत की है, उसी को तो फोकस करना है कि वही तो सिलेक्शन दिलाएगा। जो उस 10% जो यूनिक बनने वाले, नए बनने वाले, उनको लेकर चिंतित रहता है, तो मानकर चलो कि वो उसके चक्कर में, अपने भैया मुट्ठी पर बाजरे के चक्कर में सल्तनत खो देगा वो व्यक्ति। ये चीज आप लोग जितने जल्दी समझ जाओगे उतना आप रिलैक्स होके
टेंशन फ्री होके प्रिपरेशन कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे क्या? हाँ भाई, अपनी तैयारी शांति से बढ़िया तरीके से चल रही है, हाउजाऊ नहीं करना है ज्यादा, ठीक है? वो भी खाऊं, वो भी खाऊं, वो भी खाऊं जी। ब्याह में 50 आइटम बनी बिटू, आदमी भूखो ही जावे, वो भी ध्यान रखियो जी। ब्याह में मतलब 8-10 आइटम है नहीं, बट आदमी तो रजर धा पर मतलब निकले है कि थे बात ही मतलब अनुमान ही नहीं लगा सको। और जी में मतलब 50, 60, 70 आइटम है, आइटम तो बहुत ज्यादा दिखे, लेकिन आदमी बटू भूखो आवे तो थाने के करना है। बिल्कुल जोश लिमिटेड सामग्री आप हो, उसको रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ। अंतिम समय में ये चीजें आप लोगों के बहुत काम आएगी। क्लासें और कंटेंट तो बहुत देखा आप लोगों ने, लेकिन ये चीजें जिनने ध्यान दे दिया, सिलेक्शन लेकर जाएगा भैया, मैं कह रहा हूं, मानकर चलो आप इस चीज को। चले आगे। हाँ, सेकंड ग्रेड में भी है, ये सारे टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है। अब देखो, राजस्थान में जो औद्योगिक नीतियां हैं उसमें आप लोगों को ध्यान देना, राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति जो है वो 24 जून 1978 को जारी की गई। कब की गई? 24 जून 1978 को पहली औद्योगिक नीति लागू की गई है, ठीक है? और नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो 1 जुलाई 2019 को जारी की गई है। और अब तक कितनी नीतियां आ गई? 5 आ गई। तो नवीनतम तो हो गई ये, और बाकी की 4 जो है वो ये, यहां पे देख लो आप, ठीक है? ये पहली तो ये हो गई, नवीनतम ये हो गई, ठीक है? यानी पहली ये, 5वीं ये, और बाकी की 3 जो है वो देख लो। दूसरी आई है अप्रैल 1991 में, तीसरी आई है जून 1994 में, चौथी आई है जून 1998 के अंदर, ठीक है? तो कैसे याद करोगे? 78, 91, 94, 98 और 2019, बस। और सर्वाधिक औद्योगिक नीतियां आप लोगों को पूछे तो भैरव सिंह शेखावत के काल में सर्वाधिक औद्योगिक नीतियां देखने को मिलती है। भैरव बाबा के भैया बाबूशाह कहता, बाबूशाह के काल में सबसे ज्यादा नीतियां देखने मिले। टोटल जो है 5 नीतियां हैं, पहली और 5वीं ये रही, यानी पहली, और ये नवीनतम, बाकी की 3 ये है। तो इस तरीके से ये 5 नीतियां जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है? सभी को ध्यान में रखनी है। और देखो, राजस्थान हस्तशिल्प नीति आई थी 2022 में। अभी जो नवीनतम जैसे कई सारी नीतियां आई है, मैं कल की क्लास में आप लोगों के जो है शामिल करने की कोशिश करूंगा कि ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है? राजस्थान के हस्तशिल्पियों और बुनकरों के उत्थान के लिए उन्नत तकनीक, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ क्लस्टर शिल्प ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, इसके लिए जो है 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति पहली बार जारी की गई थी। ये पहली हस्तशिल्प नीति थी, ठीक है? 2022 में 17 सितंबर 2022 में पहली हस्तशिल्प नीति। और 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। एमएसएमई दिवस आप लोगों को पूछे ना, एमएसएमई दिवस के कब मनाया जाता है? तो ये भी आप लोगों के 17 सितंबर को, 17 सितंबर को, ठीक है? तो ये नीति जो है जारी की गई थी 17 सितंबर 2022 को, ठीक है? देखो, तो इसमें जो है हस्तशिल्पियों को और इनको जो है इनके उत्थान के लिए ये नीति जारी की गई थी, ठीक है? चलिए, और वैसे नीतियों वाला जो है अपन ने फैक्ट दे रखा है आप लोगों को, जीजीडी फैक्ट जो है सभी नीतियों का दिया है, जो नवीनतम नीतियां इन्हें सभी का दिया है। तो जीजीडी फैक्ट वाली वगैरह ऐसी मुहिम है जीजीडी की अपने, जिसमें आप लोगों के निरंतर जो है अपडेट आप रहते ही हो। बस आप लोगों को नियमित देखने की आवश्यकता है, उन्हें जो है आप छोड़ते हैं यदि, तो फिर आप अपने आप को अपडेट होने से भी पीछे रखते हैं। सेकंड ग्रेड की न्यू टेस्ट सीरीज कब आएगी? क्यों आएगी? जब उसी को जो है आप लोगों के सेकंड ग्रेड एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी बढ़ा के आप लोगों को ये सूचना दे दी थी कि यही टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, नवीनतम सिलेबस के अनुसार उसे अपडेट कर लिया गया है। 2-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जो जुड़ने बाकी है, और ये भी बताया था कि वो रीट एग्जाम के बाद में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है? वही टेस्ट सीरीज है बेटा, उसी को ज्वाइन करनी है। सेकंड ग्रेड की कोई नई नहीं आएगी टेस्ट सीरीज, सिर्फ सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर की नहीं आएगी, वो आएगी सिर्फ एग्जाम होने से 1 या 1.5 महीने पहले। इसके अलावा कुछ भी नया सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में नहीं आएगा, उसी को ज्वाइन करना है, ठीक है? फर्स्ट ग्रेड की नहीं आने वाली थी, वो लॉन्च कर दी क्योंकि पुरानी सोल्ड आउट हो गई, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था, और ये भी सूचना दिया था, सूचना दी थी आपको पहले, ठीक है? तो सूचनाएं तो हम देते हैं, लेकिन ध्यान कौन दे? गुरु जी गरज है सिलेक्शन लेने रही, तो मैं तो सूचना देवा, ध्यान तो दो थोड़ा। ले आगे बढ़ते हैं।
अब देखो राजस्थान में उद्योग की बेसिक चीजें यानी कि बेस एक बना देते हैं, उसके अनुसार आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं? तो जयपुर में। राजधानी में सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं। क्यों होता है? क्योंकि एक देखो राजधानी से सभी के तार जुड़े होते हैं, राजधानी कैपिटल है तो सभी के तार जुड़े होते हैं। सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां कहाँ है? जयपुर। राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां कहाँ है? जैसलमेर। अब जैसलमेर में विषम परिस्थितियां हैं। विषम यानी कि देखो एक तो रेतीले दौरे, एक जो है दुर्गामी क्षेत्र है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं। अब पर्यटन के मामले में जैसलमेर जो है बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन औद्योगिक जो है अभी इतना वहां पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, इनके मामलों में तो जैसलमेर में तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी वाली समस्या वही रहती है ना। तो इसलिए जैसलमेर में कम औद्योगिक इकाइयां देखने को मिलती है। राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर पूछे तो वो भी आप लोगों के जयपुर है, और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नगर पूछे तो जालोर है। हालांकि यहाँ पे जालोर के अंदर ग्रेनाइट की इकाइयां बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक ग्रेनाइट की इकाइयां जालोर के अंदर है, लेकिन ओवरऑल में औद्योगिक इकाइयों में देखोगे तो पिछड़ा हुआ नगर है जालोर। राजस्थान में सबसे ज्यादा उद्योग वाले जिले कौन से हैं? जिसके अंदर ज्यादा उद्योग है तो उसमें आ जाता है आपके अलवर, क्योंकि देखो अलवर क्या है? एनसीआर क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे जो है वृहद उद्योग ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा, जयपुर, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये सारे के सारे जिले आ जाते हैं आप लोगों के ज्यादा उद्योग वाले जिलों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान वाली चीज है, और मैंने आप लोगों को मतलब कंसेप्ट जानकारी बताते हुए समझाते हुए बताया है इसको, तो ये आप लोगों की चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लो बेटा स्क्रीनशॉट। अच्छा, खैरतल तिजारा का तो नाम हो गया आपके ब्रतरी नगर, और डीक का नाम हो गया ब्रजनगर। तो इन दोनों के जो नाम परिवर्तन हुए हैं, इनकी और भी डिटेल जानकारी के साथ में एक 1 मिनट शो दे दूंगा मैं आप लोगों को, उसमें आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चिंता मत करना। राजस्थान में न्यूनतम उद्योग वाले जिले कौन से हैं? तो फिर उसमें आ जाएंगे देखो जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, करौली। ठीक है, ये जो है न्यूनतम उद्योग वाले जिलों के अंदर शामिल है। सर्वाधिक लघु उद्योग वो जयपुर और अलवर में है। न्यूनतम लघु उद्योग ये करौली में है। सर्वाधिक मध्यम और वृहद उद्योग ये अलवर में है, और न्यूनतम मध्यम और वृहद उद्योग ये भी करौली के अंदर है। यानी लघु, मध्यम, वृहद, न्यूनतम पूछेंगे तो करौली में जाना है, और ज्यादा पूछेंगे तो जयपुर और अलवर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां यानी कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां कहां है? वो जयपुर और जोधपुर के अंदर है। पंजीकृत यानी कि उनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो कहां है? जयपुर और जोधपुर। न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां है? जैसलमेर और बारां के अंदर है। न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां है? जैसलमेर और बारां के अंदर। अब देखो सर्वाधिक फैक्ट्रियां कहां है? अलवर और जयपुर में, और न्यूनतम फैक्ट्रियां कहां है? जालोर और करौली। अब ये दो फैक्ट कैसे हैं? ये फैक्ट ऐसे हैं जो इन दोनों को मिला देंगे, पंजीकृत भी और अपंजीकृत भी, तब जाकर ये के ओवरऑल पूछेंगे तो सर्वाधिक है अलवर और जयपुर, और न्यूनतम में जालोर और करौली आएंगे। तो इस तरीके से समझना है आप लोगों को। ठीक है, पंजीकृत में अलग है और ओवरऑल में अलग है, इस तरीके से समझते हुए इस तरीके से ही याद करना है। ठीक, ले स्क्रीनशॉट निकाले, थारे उद्योग भी पूरे हो जाए, और सिलेबस तो आप लोगों का हो गया है। अब तो आप लोगों का साथ साथ में रिवीजन चल रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, और मेरी उम्मीदों पे खरा उतरना भाई यदि सिलेक्शन लेना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में कौन सा एग्जाम था, मुझे एग्जाम तो याद नहीं है, लेकिन जो है वहां पे आप लोगों के सेंट गोबिंद से प्रश्न आया था। किससे आया था? सेंट गोबिंद से आया था। सेंट गोबिंद से आया था कि ओकेप से आया था? इन दोनों में से किसी एक से आया था। ठीक है, तो ये इनमें क्या पूछता है एग्जामिनर? इसमें मतलब वो कंसेप्ट भी बनाएगा, वो कूट भी बनाएगा, तो भी क्या 3 चीजें पूछता है। ठीक है, एक तो कंपनी का नाम, दूसरा वो कौन से देश की है, और राजस्थान में कौन सी जगह पे उसका उपक्रम स्थापित है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? जिस कंपनी के उपक्रम एक से ज्यादा राष्ट्र यानी एक से ज्यादा देशों में स्थापित है, वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, मल्टीनेशनल तो वो है। बॉस एंड लॉम का आया था ना? हाँ, बॉस एंड लॉम का आया था, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये देखो पहले नंबर पे दे रखी है अपने, तो ये अपने ध्यान रखने, ये इनमें यही चीज पूछी जाती है।
ठीक है, तो देखो बॉस एंड लोन कहां की है? अमेरिका की है। कंपनी कौन से देश की? अमेरिका की। राजस्थान में कौन सी जगह पर इसके उपक्रम है? एक तो भिवाड़ी के अंदर है। ठीक है, कहां पे? भिवाड़ी, जो खैरतल तिजारा जिले के अंदर पड़ती है। ठीक है, भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर ये पड़ता है। सिकपा ये कहां की है? स्विट्जरलैंड की है, जो ये भी भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर है। ठीक है, और ओके ये कहां की है? इटली की है, और भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर है। ये भी भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर पड़ती है। अब देखो मैं बार बार नहीं कहूंगा आप लोगों को कि ये जो है आप लोगों के खैरतल तिजारा जो है ना, ये आप लोगों को खुद अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि इस खैरतल तिजारा का नाम जो है वो ब्रतरी नगर हो गया है। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद ही अंडरस्टैंडिंग रखनी है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रिमोना कहां की कंपनी है? फ्रांस की है, और इसका उपक्रम जोधपुर के अंदर है। सेंट गोबिन कहां की है? फ्रांस की, और इसका उपक्रम भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर है। कहां है? सेंट गोबिन वाला ही प्रश्न आया था, ये वाला ही आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या वो असुमेलित वाला छाटना था, कूट के हिसाब से दिया था। ठीक है, हाँ सामाजिक विज्ञान के पेपर में आया था। सचिन चांचलिया स्टूडेंट है एक अपने, उन्होंने कमेंट किया है, तो ये वाला आया था। ऐसे ही आते हैं लोग, डराते हैं आप लोगों को। किस है? 2, 4, 5, 10 प्रश्न बताकर उस पेपर के कठिन वाले डराते हैं। बाकी ये प्रश्न तो ये इसको गलत करके आओगे तो मैं कहता हूं कि आप बाहर होगे। और कठिन प्रश्न बहुत आया है, जो लग रहा है कि नया नया प्रश्न है, उसको गलत भी कर दोगे ना तो बाहर नहीं होगे आप। तो ऐसे प्रश्नों को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं जिसको अपने पहली बार पढ़ रहे हैं, कि अपने को लग रहा है कि ये तो भैया पहली बार पढ़ रहे हैं, कि हमारे सर ने भी नहीं पढ़ाया, हमने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा, तो उसको छेड़ना नहीं है जहां नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि वो उसको छेड़ोगे तो उसके सही होने के चांस कम है, गलत होने के चांस ज्यादा है। ऐसे प्रश्न अपने को सीखने के लिए आते हैं। अब यदि मान लो कि पेपर का लेवल चेंज नहीं करे, नए प्रश्न दे ही नहीं, तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या? पढ़ने का मतलब क्या? जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो उनका क्या? तो इसलिए ये चीजें होनी भी चाहिए और जरूरी है, समय की मांग के अनुसार, है ना, ये जरूरी भी होती है। सेमकोर ग्लास ये है दक्षिण कोरिया की, जिसका उपक्रम कोटा में। महाराजा इलेक्ट्रिक्स ये भारत की ही है, शाहजहांपुर के अंदर उपक्रम है। लाफार्ज ये सीमेंट की कंपनी है, फ्रांस की है, और निमाड़ा चित्तौड़ के अंदर है। होंडा आप सभी जानते हैं, हीरो और होंडा अलग अलग हो गई थी, तो ये वही होंडा है। होंडा जापान की कंपनी है, टपुगड़ा खैरतल तिजारा के अंदर, और निमराना कोटपुतली के अंदर इसके उपक्रम है। ठीक है, और सिएटल ये है जापान की कंपनी, जो टपुगड़ा और निमराना के अंदर इनके उपक्रम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। चलो लो स्क्रीनशॉट, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके सारी की सारी हो गई है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सारी की सारी हो गई है। चले आगे बढ़े। देखो अब आया भाई साहब वो आप रे पहलो और खतरनाक उद्योग। खतरनाक यूं है, मतलब खतरनाक मतलब वो यूं नहीं है कि देखकर डर लगे, लेकिन ये सबसे मुख्य उद्योग है। यानी कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, सबसे सुसंगठित, व्यवस्थित, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और कृषि आधारित तो सबसे बड़ा उद्योग है ये। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र। प्राचीन क्यों है? कपड़े तो रोटी कपड़ा मकान हमेशा मूलभूत आवश्यकता रही है, तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे संगठित उद्योग है, और सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कृषि आधारित उद्योग है। ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, उद्योग जो है हर राष्ट्र के विकास की धुरी होते हैं, ये ध्यान रखना। उद्योग नहीं है तो राष्ट्र का विकास ठप है एक तरीके से। अब क्या पूछते हैं? देश की पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई 1854। आप लोगों को ये प्रश्न नहीं पूछेंगे मुंबई वाला, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। राजस्थान की पढ़ने से पहले अपने को भारत की तो पढ़नी तो पड़ेगी। फिर अपने ध्यान रखना 1854 में कावस जी थे, एक कावस जी के प्रयासों से ये स्थापित की गई थी। राजस्थान की पहली कौन सी है? ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की पहली कौन सी है। तो ये है आप लोगों के, क्या ध्यान रखना है? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा मिल्स है। कौन सी है? कृष्णा मिल्स, जो ब्यावर में है, 1889 के अंदर स्थापित की गई। कौन सी? कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा मिल्स है। ठीक है, दामोदर दास राठी के प्रयासों से स्थापित की गई थी। ठीक है, और राजस्थान में एकीकरण से पूर्व सूती वस्त्र मिल्स की संख्या कितनी थी? एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1956 में।
इससे पहले पहले सूती वस्त्र मिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या कितनी हो गई है? मुख्य 33 है, बड़ी बड़ी जो मानी जाए वो 33 है। इसके अलावा जो है मिल छोटी मोटी चलती है वो इतनी काउंटेबल नहीं होती है, ठीक है, वो कारखानों के अंदर आ जाती है। ये मिल्स के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। अब इसका वर्गीकरण भी ध्यान रखना है कि जो 23 है उसमें से 3 तो है आप लोगों के सार्वजनिक, 3 है सहकारी और बाकी निजी। तो देखो सबसे पहले तो सार्वजनिक को समझो। सार्वजनिक का मतलब क्या है? यानी कि ये सरकारी है एक तरीके से, इस पर नियंत्रण किसका रहेगा? गवर्नमेंट का, सरकार का नियंत्रण रहता है। फिर ये सरकारी है तो ये कैसी हो गई? ये हो गई आप लोगों के प्राइवेट, निजी क्षेत्र की है। ये कितनी है? 17। ये प्राइवेट, ये सरकारी। अब मान लीजिए कि कुछ हिस्सेदारी निजी की भी है और कुछ हिस्सेदारी सार्वजनिक की भी है, प्राइवेट की भी है कुछ हिस्सेदारी, कुछ इनकी भी पार्टनरशिप में चल रही है, वो आती है सहकारी, ठीक है, वो आती है सहकारी के अंदर। वो कितनी है? 3 है। सहकारी के अंदर 3 है, सार्वजनिक के अंदर 3 है और 17 है आप लोगों के निजी क्षेत्र की। अब ये अलग अलग भी पूछते हैं आप लोगों को कि कौन सी है भाई, सहकारी कौन सी है, कौन सी नहीं है, निजी कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो ये मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो अब देखो, देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहां है? पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिले कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है और गुजरात के अंदर है। कहां है? महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे गुजरात। राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले पूछे तो भीलवाड़ा। अब आप लोगों को पता है एक प्रश्न बना था कि राजस्थान की परिधान नगरी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? परिधान नगरी किसे कहते हैं? देखो कुछ भी नहीं किया, एग्जामिनर ने सिर्फ दिमाग लगाया है। कैसा दिमाग लगाया? जो आप भी लगा सकते हो। इसलिए एग्जाम क्लियर करना पढ़ने से भी ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है कि आप उस समय एग्जाम हॉल में आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं। यदि सही तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं तो 2-4 ऑप्शन तो उत्तर तो आप लोगों को प्रश्न पत्र में ही मिल जाते हैं, ठीक है। परिधान यानी कि कपड़ा, वस्त्र। अब अपन रट्टा मारते आए कब से कि भाई ये वस्त्र नगरी है, ये वस्त्र नगरी है, ये वस्त्र नगरी है। अब वस्त्र को परिधान कहते हैं, पर्यायवाची तो ध्यान होने चाहिए है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अब बताओ अपन ध्यान ही को नहीं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वो सीरियल देखना मतलब के है? ये चीजें तो ध्यान होनी जरूरी है ना। तो परिधान नगरी, परिधानों का शहर, वस्त्रों का शहर, कपड़ों का शहर, राजस्थान का मैनचेस्टर की भी कह देनी, ध्यान रखियो भीलवाड़ा है। कौन क्यों है? भीलवाड़ा। राज्य में सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन वाली, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कहां होता है? तो वो महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स पाली में होता है, लेकिन वर्तमान में बंद पड़ी है। राज्य में सर्वाधिक कार्यशील करगे मतलब जो उनकी मशीनें होती है, और मतलब यहां पे हथकरघे भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर का, कृष्णा मिल्स ब्यावर वाली, ठीक है, यहां हथकरघे भी सबसे ज्यादा यही। अब देखो आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, आप लोगों को याद रखनी हो, कंसेप्ट किसे कहते हैं देखना, आप लोगों को याद रखना हो कि भाई सबसे पहले विकास यदि अपन देखें कहां से शुरू हुआ, तो विकास एक्चुअल देखें तो अंग्रेजों के आने से विकास तो हुआ है, ये ट्रेनें वगैरह सब। तो ब्यावर वो क्षेत्र है जो अंग्रेजों का मतलब गढ़ रहता था, अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, ये सेंटर में रहते थे, छावनी वगैरह होती थी। तो इसलिए ब्यावर मतलब अंग्रेजों के आसपास वाले क्षेत्र में आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहां से जो है ये शुरुआत हो गई थी। तो ब्यावर पहले है ना, ये आप लोगों को वहां से ही ध्यान रख लेना है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कैसे? आय की दृष्टि से। तो बताओ पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? अरे हीरे जवाहरात का, रे हीरे। अब इनकम ज्यादा क्यों हो सके? एक तरफ कपड़े हैं, एक तरफ है डायमंड ज्वेलरी वगैरह, इनकम किसमें ज्यादा होगी? हीरे जवाहरात के अंदर। दूसरे नंबर पे फिर आ जाता है अपने आय की दृष्टि से कौन सा? सूती वस्त्र। अब देखो ये आप लोगों को चीजें मिलान वाले ऑप्शन देके एग्जामिनर पूछ सकता है। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन का है तो वो अहमदाबाद है, ठीक है। मैनचेस्टर यानी कि
सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है मैनचेस्टर शहर। ठीक है, तो मैनचेस्टर से तुलना की गई है यहाँ पे। तो भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का किसे कहते हैं कोयम्बटूर को, और राजस्थान का मैनचेस्टर ये भीलवाड़ा है, लेकिन नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है। क्यों है बताओ? क्योंकि बृहद उद्योग की इकाइयां ज्यादातर अपन ने अभी भी पढ़ी कहां पे है? भिवाड़ी। तो भिवाड़ी एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण, कि दिल्ली से टच में, तो एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण नवीन मैनचेस्टर ये है। वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। अब वस्त्र नगरी ऑब्लिक में परिधान नगरी भी लिख दी हो, मैं पहले ही कह दी है। ठीक है, और पूर्व का मैनचेस्टर विश्व के संदर्भ में ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका, जापान के अंदर है। चलो लो स्क्रीनशॉट लो, टावरो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सार्वजनिक मिलें कितनी बताई आपको? 3, और सहकारी मिलें कितनी बताई? 3। ठीक है, ये इस तरीके से देखो कपड़े की मिलें ऐसी होती है। अब देखो मैं तुमको फैक्ट्री में ले जाके बता रहा हूं, इससे ज्यादा तो एफर्ट कोई क्या ही करे। कि आप लोगों को पढ़ना कितना आसान हो गया है आजकल, कि बिल्कुल विजुअल आप लोगों के दिमाग में छपती है चीजें। तो देखो सार्वजनिक क्षेत्र की क्या ध्यान रखोगे आप? ध्यान रखना, एडवर्ड कॉटन मिल ब्यावर की 1906 में स्थापित हुई, महालक्ष्मी कॉटन मिल ब्यावर की 1925 में स्थापित हुई, और विजयनगर कॉटन मिल अजमेर की 1932 में स्थापित हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे एडवर्ड कॉटन मिल ब्यावर, महालक्ष्मी कॉटन मिल भी ब्यावर, और विजयनगर कॉटन मिल कहां है? अजमेर में। अब सहकारी क्षेत्र की देखो, सहकारी क्षेत्र में देखो राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, और श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स यह हनुमानगढ़ के अंदर है, जो 1978 में स्थापित हुई, और गंगापुर सहकारी कतई मिल्स पूछे तो गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। गंगानगर सहकारी कतई मिल्स पूछे तो हनुमानगढ़, और गंगापुर सहकारी कतई मिल्स पूछे तो गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। ये आ गई आपके सहकारी क्षेत्र की। सहकारी बहुत पूछते हैं, सार्वजनिक से ज्यादा सहकारी। निजी तो नहीं पूछते हैं, या तो पूछते हैं तो आप लोगों को सार्वजनिक पूछते हैं, या फिर आप लोगों को सहकारी पूछते हैं, या तो सार्वजनिक या सहकारी। अच्छा, एक कमेंट आ रहा है, सर जी बंद नहीं हुई उम्मीद मिल्स, मैं अकाउंटेंट हूं उसमें। अच्छा शाबाश, देखो हाथों हाथ अपडेट हो जाते हैं। अपने लिए सौभाग्य की बात है कि जो अपन पढ़ रहे हैं, जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वहीं से स्टूडेंट अपनी क्लास में मौजूद होते हैं, तो चीजें भी क्लियर हो जाती है। बीच में शायद मुझे लगता है जब मेरी जानकारी में थी तब कुछ ना कुछ वहां पे इश्यू था, शायद चिमनी वगैरह का, तो वो शायद गिराने के लिए कुछ समय के लिए बंद हुई होगी, मेरे ध्यान में वही जानकारी रहेगी। लेकिन देखिए अपने तो अकाउंटेंट साहब ही आ गए उम्मीद मिल के, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाथों हाथी गुरुजी बंद नहीं हुई, मैं अकाउंटेंट हूं उसके अंदर। बताओ, अपने मतलब सौभाग्य है। मैं तो कहता हूं मुझे तो ईश्वर ने चुना है शायद इसी के लिए, और इसीलिए जो है कहीं भी चला जाऊं, मैं बिना बताए जाता हूं, फिर भी कहीं भी चला जाऊं बच्चे पहचान ही लेते। अभी माउंट आबू गया हुआ था तब भी, मतलब की सूचना उचना की नहीं, कम से कम बिना बताए भी जो है 10-15 बच्चे तो फिर भी मिल लिए। तो ये अपना सौभाग्य है। बता के इसलिए नहीं जाता हूं कि देखो आप लोग जुड़े किस लिए हो मुझसे, तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोगों की पढ़ाई है वगैरह ये है, और कुछ जो चीजें हैं जैसे कि फैमिली साथ में है वगैरह, तो फिर मतलब मेरा तो प्रोग्राम यूं है अचानक भी बन जाता है, इसलिए मैं बता के कब ही जाता हूं। लेकिन इस वीकेंड शायद नाथद्वारा जा सकता हूं, ऐसा अंदेशा है, पूरा नहीं कह रहा मैं, फिक्स नहीं है कि जाऊंगा ही, लेकिन इस वीकेंड हो सकता है कि नाथद्वारा के कुछ स्टूडेंट मुझे जो है वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, देखो कंफर्म को नहीं, कंफर्म होता तो मैं थान बता देता हूँ कि कंफर्म है। चलो आगे बढ़े। हाँ, कल की क्लास में फ्लो में हाँ एक और कमेंट आया कि अरनोद को राजसमंद में बता दिया, जो प्रतापगढ़ के अंदर है, और उसी क्लास के अंदर मैंने कमेंट पिन भी किया हुआ है, तो कोई भी बच्चा जाके देखता है वापस तो उसको कमेंट पिन किया हुआ सबसे पहले नजर आता है कि इसको संशोधन कर लेना, ये अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो वो जो है वैसे भी मैंने वहां पे कमेंट पिन किया हुआ है, तो वैसे पता है बच्चों को, वो तो फ्लो में शायद बता दिया होगा, हो सकता है। सांवलिया जी आओ, सांवलिया जी भी आऊंगा, अगर नाथद्वारा आया तो सांवलिया जी भी आऊंगा। ठीक है, नाथद्वारा आया तो सांवलिया जी भी आऊंगा। अब यदि ईश्वर का आदेश है तो आ जाएंगे, ईश्वर का आदेश नहीं है तो नहीं आ पाएंगे।
अपने सोचने और करने से होता क्या है, करता तो करवाता वही है, अपन निमित्त है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कईयों का मानना नहीं हो, मेरा मानना है कि अपन जो भी कर रहे हैं तो अपने से करवाया जा रहा है और अपन निमित्त है, करवाने वाली तो ईश्वरीय शक्ति वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र मिल्स अब जो निजी क्षेत्र की है वो पढ़ लेते हैं। अब निजी क्षेत्र की पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अब आप लोगों को इसमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सी कहां पे है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां है, ब्यावर। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स कहां है, पाली, जहां से अपने अकाउंटेंट साहब पढ़ रहे हैं अभी इस क्लास में, उम्मेद मिल्स के दो, ठीक है। और उदयपुर कॉटन मिल्स कहां है, उदयपुर के अंदर। आदित्य मिल्स लिमिटेड कहां है, किशनगढ़ अजमेर में। शार्दुल टेक्सटाइल कहां है, गंगानगर। जोधपुर वुलन मिल्स कहां है, जोधपुर। आधुनिक पॉलिटेक्स कहां है, आबू रोड। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां है, भीलवाड़ा। मेवाड़ वाली ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग मिल्स ये कहां है, ये भीलवाड़ा में। मॉडर्न ग्रुप मिल्स कहां है, ये भीलवाड़ा के अंदर। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये कहां है बेटा, ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां है, ये झालावाड़। गोपाल इंडस्ट्री कहां है, कोटा के अंदर। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स कहां है, अलवर। जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स तो जयपुर के अंदर ही है। पोदार स्पिनिंग मिल्स कहां है, जयपुर। और वस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहां है, नागौर और चूरू के अंदर। तो ये आप लोगों को स्थान ध्यान रखना है सबके, ये क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, स्थान इन सभी के आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सभी के स्थान ध्यान में रखने हैं। ले स्क्रीनशॉट। सर आप सुनते नहीं, 12 कब आओगे? नहीं 12 आने का तो अभी तो कोई प्लानिंग है नहीं, निकट भविष्य में यदि आया तो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप बुलाओ तो आ जाएंगे, क्या है अपने घुमंतु प्राणी है। आप लोगों ने देखा होगा मुझे क्या मास्टरों में सबसे ज्यादा क्या है, घूमे, तो अपन घुमंतु प्राणी है। मैं तो मानता हूं कि घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, प्रकृति से जुड़ाव रहता है और साथ ही साथ आप लोग आपके सोचने और मतलब समझने की शक्ति में वृद्धि होती है, थिंकिंग पावर बढ़ती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग देखेंगे वही आप सीखते भी ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके सीखने की क्षमताएं बढ़ती है, आप ज्यादा सीख पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है किसी और का मानना अलग हो। ठीक है, चलो देखो राजस्थान में अब आ जाते हैं, अपने सूती वस्त्र पूरा हो गया। अब राजस्थान में अपन पढ़ लेते हैं चीनी उद्योग। चीनी, हिंदी चीनी, अरे वो वाला चीनी को नहीं है, चीनी यानी कि शुगर, शक्कर, ठीक है। चीनी यानी शक्कर। मैं हकीकत बताऊं, मतलब तीसरी चौथी क्लास तक आया नहीं, जिस टाइम तक चीनी मतलब वो ध्यान ही को ना हो, शक्कर ही ध्यान हो। चीनी मतलब देखो स्थानीय परिवेश में रहे हैं, हालांकि हमारे तो घर में शुरू से हिंदी बोलते आए, लेकिन फिर भी जो है हिंदी में शक्कर ही बोलते हैं मन। तो चीनी तो मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, वो वाली बात है। तो अपने जो है ध्यान रखना, चीनी उद्योग यानी शक्कर उद्योग। अब ये राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि उद्योग है। अब यानी कि कपास से तो अपने हो गया सूती वस्त्र, और गन्ना, शुगर कैन, इससे क्या हुआ अपने ये कृषि आधारित। तो इसमें क्या है, गन्ने पर निर्भरता है, इस पे गन्ने पर निर्भरता है। तो ये चीनी जो है दो चीजों से स्पेशली बनाई जाती है, एक तो गन्ना, एक चुकंदर। चुकंदर से कम बनाते हैं, गन्ने से ज्यादा बनाते हैं। अरे मच्छर कटू है रे तू। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, गन्ना और चुकंदर। देखो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, अपना भारत ही है। और देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहां होता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद आपको महाराष्ट्र ध्यान रखना है। फिर देखो राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का होता है, श्रीगंगानगर। देखो गन्ना उत्पादन अलग होना अलग बात है और चीनी उत्पादन होना अलग बात है। हो सकता है कि कई जगह गन्ना उत्पादन होता है, वहीं पे पास में चीनी की फैक्ट्रियां। हालांकि ये होता क्या पता है, जहां पे गन्ने की खेती ज्यादा होती है वहीं पास में ही शुगर मिल्स लगाई जाती है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें दूरी ज्यादा होने पर उत्पादन कम होता है, क्योंकि गन्ने सूख जाते हैं तो फिर उत्पादन पे फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि देखो गन्ना उत्पादन ज्यादा कहां हो रहा है, अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन चीनी उत्पादन ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि यहाँ पे मिल्स ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान में गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, अपने गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़ और उदयपुर। ये जो है अपने गन्ना उत्पादक जिले आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
और देखो भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। राजस्थान में चीनी का उत्पादन ज्यादा कहां है? गंगानगर के अंदर ही है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रश्न यहां से बनेगा। राजस्थान की पहली चीनी मिल या तो ये पूछेंगे या फिर पहली सहकारी चीनी मिल पूछेंगे। तो यहां पे ये पूछे ना तो आप लोगों को ध्यान रखना, द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में स्थापित किए गई, भोपाल सागर कपासन चित्तौड़। ये भोपाल सागर है, भोपालगढ़ नहीं है। भोपालगढ़ अपा रामनिवास वाला गांव है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? भोपाल सागर, जो कपासन चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल कौन सी है? द गंगानगर शुगर मिल्स, ये गंगानगर के अंदर ही है और 1937 में स्थापित की गई। कब? 1937। ये 1932 के अंदर। ये जो है ना, ये गंगानगर वाली, ये पहले निजी क्षेत्र की थी और बाद में जो है 1956 के बाद इसे सार्वजनिक क्षेत्र में ये चली गई थी, ठीक है। पहले निजी क्षेत्र की थी, लेकिन फिर क्या है, सार्वजनिक में पढ़ेंगे तब इश्यू को आएगा। ये पहले निजी क्षेत्र में, फिर बाद में चली गई सार्वजनिक क्षेत्र में चली गई, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान में चीनी उद्योग पढ़ रहे, तो राजस्थान की पहली, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की, क्या ध्यान रखना है? सहकारी। अब सहकारी क्षेत्र क्या होता है ये मैंने बता दिया। आजकल बहुत कम सिलेबस के अंदर सहकारिता शामिल करते हैं। सहकारिता एक टॉपिक है स्पेशल, सहकारिता का झंडा कैसा है, सहकारिता कब अधिनियम लाया वगैरह, वो सहकारिता का जो है हमने कंपटीशन की तैयारी की तब हमारे था, तो सहकारिता का तो लगभग जो है टॉपिक उड़ा ही दिया, बहुत कम सिलेबस में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स है, जो आपके बूंदी में पड़ती है और 1965 में स्थापित है, ठीक है। राजस्थान की वह मिल जिसमें चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, वो कौन सी है? देखो गन्ने से तो सभी जगह बनती है, चुकंदर से जो चीनी बनाते हैं वो गंगानगर शुगर मिल्स है, ठीक है। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है और इसके अधीन ही शराब और स्प्रिंट बनाने का कारखाना भी है, ठीक है। शराब और स्प्रिंट बनाने का कारखाना भी इसके अधीन ही है, यानी कि शराब की बोतलें जो है ना, बोतलें वो भी बनती है, ये ध्यान रखना, शराब की बोतलें। और शराब बनेंगे तो भरेंगे किसमें? शराब की बोतलें भी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसके साथ में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गया चीनी उद्योग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। केशोराय पाटन वाली अब बंद हो गई है, ये मिल जो है केशोराय पाटन वाली अब बंद हो गई है, ठीक है। चलो और इसी के साथ में बेटा जी आप लोगों के उद्योग वाला चैप्टर आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ये क्लास पूरी हुई है और उद्योग वाला चैप्टर आधा हो गया है। अब कल जो है अपन उद्योग वाला चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे, साथ ही साथ में आप लोगों के लिए कल थोड़े से इकोनॉमिकल जो फैक्ट है इसके उद्योग वाले वो शामिल कर लूंगा लास्ट में, ताकि जो है आप लोगों के पास में, जिनके पास में मान लीजिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुस्तक लेने का सामर्थ्य नहीं होता या कोई भी, तो वो बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासेस से पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास में जैसे मान लीजिए, वैसे तो भाई आप लोगों के पास में मैं मानता हूं कि पुस्तक का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे विद्यार्थियों की भी हेल्प हो जाए तो मैं साथ में क्या करूंगा, पीछे उसके थोड़े से आप लोगों के अपने वरिष्ठ अध्यापक की पुस्तक में से पेज ऐड कर लूंगा, उसमें से इकोनॉमिक के बढ़िया डेटा दिए गए हैं अच्छे तरीके से, तो उसे जो है आप रिवीजन के तौर पे आप अच्छे से पढ़ सकोगे, ठीक है। तो कल की क्लास में उसको शामिल कर लेंगे ताकि आप लोगों के मेरे हिसाब से 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे, अपने इसमें भी पढ़ लेंगे और जिनके पास में पुस्तकें नहीं होती है तो वो भी बच्चे जो है अपने स्टडी जो है कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास में विदा ले, अब पढ़ते रहना भाई, लास्ट टाइम है, रिवीजन करना दम लगा से, 20-25 दिन की बात है बस, फिर बाद में सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगना ही है आप लोगों को, मैं भी लगूंगा आप लोगों के साथ साथ, मतलब तैयारी करवाने में और आप तैयारी करने में, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड का बैच इसके जस्ट बाद में शुरू कर देंगे अपन, और आप लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू ही जारी रखनी है। यही जो फायदा है आप लोगों के, अभी जो आप नियमित पढ़ रहे हो वो आप लोगों को बाद में वहां पे फायदा देगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।